पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडल सेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का मॉडल सेट 1 और उसका आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। हालांकि ये मॉडल सेट पिछले वाले सिलेबस के आधार पर था। नया सिलेबस हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर भी लिए थे कि क्या क्या बनाना है। तो ग्रुप 1 में एक क्वेश्चन रहेगा और ग्रुप 2 जो है उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो 3 क्वेश्चन नीचे यानी 15 15 15 45 और ऊपर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के रहेंगे। तो 50 नंबर का ही एग्जाम होगा, जैसा पैटर्न आपको बताया गया। अब जो इसका सेट 2 आएगा यानी मॉडल सेट 2 आएगा, वो भी 50 नंबर के हिसाब से होगा। और ये भी सेट 1 को हम थोड़ा सा एडिट करके 50 नंबर के हिसाब से इसको डिजाइन करके आपके पास पीडीएफ भेजा, यानी पीडीएफ में आपका मॉडल सेट 1 के अनुसार ही रहेगा। कोई दिक्कत है? वीडियो हम ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं लेकिन पीडीएफ में सिस्टमेटिक सेटअप रहेगा जैसा कि आपको आपके सिलेबस में दिया गया है। अब लिखा है भारत के संविधान की मुख्य विशेषता बताइए, उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताइए। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होता है भारत के संविधान का, बताइए मेन थीम क्या है? फ्रंट लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना। तो भारत के संविधान का प्रस्तावना है, प्रपोजल है, फर्स्ट पेज जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। हम लोग पढ़ते भी थे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, पूरा है कि नहीं? ये प्रस्तावना है हमारा और इसी को फॉलो करते हैं हम लोग, इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं भारत के अंदर। तो भारत की संविधान भारत की प्रस्तावना को बताता है, भारत के प्रपोजल को बताता है। इसी को हम लोग पिरामिड बोलते हैं, इसी को हम लोग फाउंडेशन बोलते हैं, इसी को हम लोग बेस बोलते हैं। भारत का बेस यही है। भारत क्या है? देखिए तो क्या लिखा है कि हम भारत के लोग जो है वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। इसका मतलब है भारत क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष देश है। भारत क्या है? समाजवादी देश है। भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी देश है। ये सारा चीज़ है जिसमें क्या क्या है, जिसमें हम हर नागरिक को बोलता है, जिसके अंदर समस्त नागरिकों को सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, राजनीतिक न्याय का अधिकार है, विचार का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, विश्वास का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हम किसी भी उपासना पद्धति को मान सकते हैं। अलग अलग उपासना पद्धति है, अलग अलग धर्म है, आप किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए? और ये हमारे देश की के लिए सबसे समझिए कि बढ़िया चीज़ है। जो कोई भी धर्म का, अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति मुस्लिम के घर जाके उसके उपासना पद्धति को सुन सकता है, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हिंदू के उपासना पद्धति को सुन सकता है। ये सारी खूबसूरती आपको भारत में ही मिलेगी। और ये संविधान कब लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ है। और लागू कब हुआ है? 1950 से। जो 26 नवंबर के जगह पर 26 जनवरी से लगा है, 26 जनवरी 1950 से लागू है। कहीं कोई दिक्कत है? अब ये देखिए, इसका इंग्लिश में यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जान ही रहे होंगे भारत का संविधान। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? कानूनी दस्तावेज है और भारत का सर्वोच्च कानून है, सर्वोच्च विधि है, सर्वोच्च लॉ है, सबसे बड़ा लॉ है, याद रखिएगा। इसी से देश चल रहा है। देश चलाने के लिए जो सर्वोच्च नियम होना चाहिए उसी को संविधान बोलते हैं। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन होती हैं। जितना कानून बना सब किसके अंदर है? भारतीय संविधान के अंदर है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विविध राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो 3 हमारे यहाँ अंग बने हुए हैं, उनके बीच में शक्तियों का विभाजन और उनके प्रावधानों को लिखा गया है कि कैसे शक्तियों का विभाजन, शक्ति का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होगी। किसके पास क्या पावर रहेगा उसको बांटने का पूरा सिस्टम जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? संविधान में। संविधान ही बताता है कि किस तरह से हमारा देश चलेगा। मतलब भारतीय संविधान एक ऐसा गुणवत्ता पूरक दस्तावेज है जो अपने आप में विभिन्न विशेषताएं को समेटे हुए है। क्या क्या विशेषता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत का संविधान पहला ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान क्या है? लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लिख भी दिया, एक विशाल संविधान है, सबसे बड़ा है। तीसरा विशेषता है कि इसमें दोनों चीज़ है, भारतीय संविधान में दोनों चीज़ है, लचीलापन भी और कठोरता का मिश्रण, यानी मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी दोनों है। मतलब कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जो कठोर है, जिसको इस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई जो फ्लेक्सिबल है, जिसको समय आने पर सरकारें बदल सकती है। तो दोनों बात हमारे संविधान में लिखा हुआ है। कुछ बातें कठोर है जिसे बदला नहीं जा सकता और कुछ बातें फ्लेक्सिबल है जिसे समय आने पर हम बदल सकते हैं। भारतीय संविधान दो चीज़ है यहाँ पे, आपको फेडरलिज्म भी मिलेगा, फेडरल पॉलिसी भी है, और यूनिटरी सिस्टम भी हमारे यहाँ,
यानी हमारे यहाँ संघवाद भी है और एकात्मकता भी है। संघवाद मतलब है जैसे हम लोग किस सिस्टम से हमारा संसद चलता है बताइए। संसद हमारा फेडरल सिस्टम से चलता है। फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ है, मतलब संघ से चलेगा, एक व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता। और एक ये तो हो गया संघवाद, और साथ ही साथ एकात्मकता भी है। दोनों चीज़ें तो हमारे देश में दोनों चीज़ चलता है, संघ भी चलता है और एकात्मकता भी चलता है। यानी कहीं कहीं ऐसा है जहाँ पे अब डिसीजन लेने के लिए सबसे पूछना होता है, राज्यों को भी सुनना पड़ता है। जैसे केंद्र सरकार, मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई डिसीजन ले रही है, अभी पश्चिम बंगाल में कुछ अगर आर्मी को डिप्यूट करना है तो केंद्र सरकार अपने डिप्यूट कर लेगी या राज्य सरकार को पूछेगी। राज्य सरकार को पूछना होगा, राज्य सरकार से परमिशन लेना होगा, सहमति लेना होगा। भले केंद्र सरकार सर्वोच्च है, सबसे ऊपर कौन है? केंद्र सरकार। इसका मतलब ये नहीं कि केंद्र सरकार जो मर्जी वो कर लेगी, ऐसा नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो दिक्कत होगा। फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा अच्छा है कि हमारे यहाँ राज्यों को भी, यानी केंद्र यहाँ पे है और राज्य नीचे है, तो राज्यों को अपना अधिकार मिला हुआ है, ये अपना अधिकार है। इसके सीमा में घुसने के लिए केंद्र सरकार को भी परमिशन लेना पड़ता है। जैसे नेशनल हाईवे बनाना, नेशनल हाईवे बनाना किसका काम है? केंद्र का। लेकिन जब आपके राज्य में नेशनल हाईवे बनाएंगे तो आप रोड, हमको जमीन निकाल के दीजिएगा ना। अभी जमीन यहाँ पे लेने का काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा, क्योंकि जमीन किसके पास है? यहाँ का जमीन का रजिस्ट्री पेपर और कौन सरकारी जमीन है, कौन प्राइवेट जमीन है, सारा डिटेल तो इस राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ राज्य सरकार से पूछा जाता है, राज्य सरकार से डिटेल लिया जाता है। तो ऐसे में बोलता है कि फेडरल सिस्टम है जहाँ राज्य और केंद्र सब अपने अपने पावर में रहते हैं। लेकिन कुछ जगह पे यूनिटरी पावर हो जाता है, जैसे कभी अचानक कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो वैसे में सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती है? केंद्र के पास आ जाती है, राज्यों के पास कोई शक्तियाँ नहीं होती। कोई दिक्कत है? सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो। जैसे कोरोना में देखिएगा, सारा पावर किसके पास आ गया? केंद्र के पास। वो लॉकडाउन बढ़ा देता था तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता। अगर वहाँ बढ़ गया तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा इसको। बात समझ गए? कुछ नहीं कर सकता। जो सोचिए कि उसमें मोदी जी जो वहाँ कर रहे थे वही सब पॉलिसी यहाँ चल रही थी। उसके बाद बाकी सारा चीज़ बंद कर दिया गया था। कोई दिक्कत किसी को? तो इस बात को याद रखना। अब इसको पढ़िए, लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिए। तो थोड़ा पढ़ लीजिए। हो गया? तो भारत में क्या है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी तो सुनते आ रहे होंगे आप लोग हमेशा कि भारत में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या? भारत में तो लोकतांत्रिक गणराज्य है ना जी। कोई ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। यहाँ जनता चुनेगी कि राजा कौन बनेगा। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। अब अगर डेमोक्रेसी नहीं है किसी देश में तो जाइए नॉर्थ कोरिया में देखिए, जरा सा भी डेमोक्रेसी नहीं है। किंग जोंग उन, पागल आदमी, आया नहीं। डेमोक्रेसी अगर देखना है तो और बहुत बहुत सारे, जैसे चाइना में भी आपको डेमोक्रेसी दिखेगा, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं है। हुकूमत चलता है वहाँ पे। अब सऊदी अरबिया चल जाए, वहाँ का डेमोक्रेसी, सुल्तान बनेगा।
जो अभी है प्रिंस, प्रिंस सुल्तान, उसका बेटा प्रिंस बनेगा वहाँ पे। वहाँ तो आज भी राजशाही है, राज साम्राज्य चल रहा है। वहाँ तो इस तरह का डेमोक्रेसी नहीं है कि सबसे गरीब आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए। ये डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। अमेरिका थोड़ा सा बोलता है डेमोक्रेसी है, कुछ कुछ जगह पे उसका डेमोक्रेसी है भी, क्योंकि अमेरिका में बराक ओबामा को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो माना जाता है कि डेमोक्रेसी है। लेकिन भारत से ज़्यादा बढ़िया डेमोक्रेसी दुनिया में कहीं भी नहीं, जहाँ लोग तय करते हैं कि हमारा राजा कौन होगा। बात समझ गए? अब लोग दारू पी के और मुर्गा खा के गलत आदमी को तय कर देंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अपना भविष्य आप तय कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर आपके हाथ में है कि आपका राजा कौन होगा। अब आप राजा है ना, लूल्हा लंगड़ा को बैठा देंगे, अज्ञानी को बैठा देंगे, भ्रष्टाचारी को बैठा देंगे, जो क्रिमिनल है उसको बैठा देंगे, तो आपकी क्या होगी दुर्दशा, वो तो आप खुद समझ सकते हैं। तो 500 रुपये लेके और 2 दिन दारू पी के और कुछ दिन मुर्गा खा के वोट दे दीजिएगा तो आप अपनी दुर्दशा खुद बना रहे हैं। चलिए, भारत में एक और चीज़ है, सिंगल सिटीजनशिप का पावर है। क्या होता है सिंगल सिटीजन? भारत का नागरिक जो भी होगा ना, उसकी केवल एक देश का नागरिक हो सकता है, दूसरे देश का नागरिक नहीं। डबल सिटीजनशिप बहुत देशों में, जिसके यहाँ जनसंख्या कम है ना, डबल सिटीजनशिप रखता है। जैसे मान लीजिए सतीश कुमार भारत का नागरिक है, अब हम चाहते हैं उस देश का भी नागरिक बनना तो दे देगा हमको, हम यहाँ के भी नागरिक हैं वहाँ के भी। जैसे राहुल गांधी 2 देश के नागरिक हैं, तो भारत के तो है ही, और जब भारत के नागरिक थे, बचपन से जन्म तो यहीं लिए, तो भारत के नागरिक थे तो दूसरा देश को नागरिकता तो नहीं देना चाहिए, लेकिन वो दे दिया। बात समझ गए? तो दूसरा देश अगर नागरिकता दे दिया है, इसका मतलब है कि वो डबल सिटीजनशिप को फॉलो करता है, तब ना दे दिया। भारत नहीं दे रहा। भारत कोई भी देश का नागरिक भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको बोलता है भारत कि पहले उस देश का नागरिकता तुम सरेंडर करके आओ, तब तुमको हम देंगे। जैसे आप अदनान सानी का नाम सुने होंगे, पाकिस्तान का गायक था, इंडिया आया, बॉलीवुड में काम किया, अच्छा खासा नाम कमाया, पैसा कमाया, लगा कि अब इंडिया में ही बसना है, तो पाकिस्तान का सिटीजनशिप जो है, नागरिकता, वो छोड़ दिया। पाकिस्तान का नागरिकता छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया जाके, हम आप आपके देश में नागरिक नहीं रहेंगे, हमको छोड़ दीजिए, हम अब भारत में नागरिक बनेंगे। वहाँ का नागरिकता सरेंडर कर दिया, भारत उसको नागरिकता दे दिया, अब वो भारत का नागरिक बन गया, जबकि उसका खानदानी जमीन ज़्यादा सब पाकिस्तान में है। बात समझ आ रहा है? तो इंडिया क्या करता है, सिंगल सिटीजनशिप को फोकस करता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक देश का नागरिक हो सकता है। ऐसे जनसंख्या इतना है, डुअल सिटीजनशिप कर देंगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं जो अपने देश छोड़ के यहाँ भी नागरिक बन जाएंगे। इसलिए ना भैया, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप, अगर आप हमारे नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने देश को छोड़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत है? बात समझ गए? लेकिन बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे जनसंख्या कम है, वो डुअल सिटीजनशिप को आज भी फॉलो करता है कि आप 2 देशों का नागरिक है तो हमको कोई एतराज़ नहीं, आप जहाँ के नागरिक रहो, आओ मेरे यहाँ बसो, मेरे यहाँ बसोगे तो काम बनेगा, बिजनेस फैलेगा। तो ये डुअल सिटीजनशिप है। लेकिन भारत में कौन सा है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो भी काम होता है सब संसदीय व्यवस्था के जरिए होता है, और संसदीय व्यवस्था ही हमारे खूबसूरती है सर। ये सब भारतीय संविधान की खूबसूरती है, ये आप सोच नहीं सकते, दुनिया में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को मिला है। इसलिए आप ये बोलिए कि अम्बेडकर साहब और राजेंद्र प्रसाद जो बैठे हुए थे ये पूरा हमारा पूरा का पूरा संविधान को बनाने वाले लोग सब बहुत काबिल तारीफ लोग थे, क्योंकि उन्होंने इस ऐसी व्यवस्था डेवलप करके रखी। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सब कुछ चलता है पार्लियामेंट से। कोई दिक्कत है? अच्छा, पार्लियामेंट में जिसकी सरकार, सब कुछ उसी का सुना जाएगा? नहीं। पार्लियामेंट चलाने के लिए क्या होता है, सरकार में सत्ता पक्ष में से, विपक्ष में से ही उठा के किसी एक व्यक्ति को संसद का अध्यक्ष बना दिया जाता है कि भाई आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, आप चलाइए लोकसभा कैसे चलेगा, और संसदीय व्यवस्था से चलेगी, कोई सरकार का राज नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होगा तो कि सरकार का सब कुछ सुना जाएगा, तब तो हो गया, तब तो समझिए जिसकी सरकार आ गई वो तो बाकी लोगों पर दुनिया में तो राज कर जाएगा, तो यह पूरे देश में राज करेगा। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सब जो भी चलता है किससे चलता है? संसदीय व्यवस्था चलती है। कोई दिक्कत है? संसदीय व्यवस्था तय करता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए विपक्ष वाले लोग, देखिए यहाँ लिखा अविश्वास प्रस्ताव, अब मान लीजिए हमारा बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष में, और हमारे सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया कि इसके पास मेजोरिटी नहीं सरकार बनाने के लिए, तो मेरा आदमी बैठा हो तो बोल देगा हाँ, नहीं ना बोलना चाहिए? बताओ, मेरा आदमी कहीं बैठे रहेगा, हम बोल देगा कि ठीक है आओ फ्लोर पर टेस्ट कराओ? नहीं। लेकिन नहीं, अगर हम अपने ही आदमी को, बीजेपी के आदमी को ही बनाने हैं, तो भी वो आदमी उसी तरह से काम करेगा जैसे उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति काम करना चाहिए। कोई नहीं देखेगा कि प्रधानमंत्री यही हमको नौकरी दिया, अपॉइंट किया है, उन्हीं अपने सिस्टम से काम करेगा। तो हमारा देश संसदीय व्यवस्था से चलता है। बात समझ गए? इसमें किसी का नहीं है। और क्या है, बोलता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? इस राज्य पर सभी लोगों का अधिकार होगा, इस राज्य पर सभी लोगों का अधिकार होगा, और भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में काम
नहीं करेगा। भारत अपने हितों की सुरक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। उसके लिए चाहे किसी से लड़ना क्यों ना पड़े, भारत उसमें भी पीछे नहीं रहेगा। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कोई दिक्कत है? और हमारे 6 मौलिक अधिकारों का जो सुरक्षा का काम है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की में कृषि के महत्व तथा इसके पिछड़ेपन के कारणों का वर्णन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है और इसके पिछड़ेपन के क्या कारण है, उसको वर्णित करना है। तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछड़ेपन के क्या कारण है, पहले इसके महत्व को देख लीजिए, तब हम बताते हैं इसके कारण क्या है। तो पता ही महत्व क्या है कृषि का भारत में। भारतीय कृषि का पहला महत्व है कि भारत में आज भी लोग जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर हैं? खेती पर निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? तो बोलता है आजीविका का प्रमुख साधन है ये, जीवन यापन करने का प्रमुख साधन है। दूसरा क्या लिखा है? राष्ट्रीय आय का में बहुत बड़ा योगदान है खेती का। कृषि का राष्ट्रीय आय में क्या है? एक बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक विकास का आधार है। देश का इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसका बेस है, उसका आधार है ये। औद्योगिकीकरण का आधार है, बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, उद्योग हमारे देश में तभी चलेंगे जब हमारे देश में एग्रीकल्चर होगा। सोचिए, आलू का चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगाओगे तो आलू चाहिए ना, रबर की टायर बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो तो रबर चाहिए ना, जो भी आप देख लो। आप कपड़ा अगर बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो तो कपड़ा चाहिए, कपास चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप शुगर मिल खोल रखे हो तो शुगर कैन चाहिए, गन्ना चाहिए। अगर आप फ्लोर मिल खोल रखे हो तो गेहूँ चाहिए। राइस मिल खोल रखे हो तो चावल चाहिए, धान जिसको बोलते हैं। बिना धान का तो कोई उपाय नहीं। तो ऐसी स्थिति में कच्चा माल कहाँ से आएगा? इंडस्ट्री से तो आएगा। अब आपका काम है, नहीं सर हम जूस बनाते हैं, भाई जूस बनाते तो फल चाहिए ना। आप काजू बनाते तो आपको चाहिए ना, सब कुछ कच्चा माल चाहिए। आगे क्या है? इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। विदेश में आज भी हम वही चीज़ बेचते हैं जो हमारे पास है एग्रीकल्चर में, जो हमारे पास एग्रीकल्चर आउटपुट है वही बेचते हैं। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, देश में जितने खाने के खाद्यान्न की जरूरत होगी वो कहाँ से पूरा होगा? उसके लिए भी तो हमारा खेती अच्छा होना चाहिए। खेती अच्छा नहीं होगा तो ये हो नहीं पाएगा। और आगे लिखा है, बोलता है कि ट्रेड और सर्विसेज में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस चलने के लिए भी तो हमको एग्रीकल्चर चाहिए। अब बोल रहा है विशेषता क्या भारतीय एग्रीकल्चर का, इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या प्रॉब्लम है? तो विशेषता बोलो, प्रॉब्लम बोलो, एक ही बात है। क्या समस्या है जी? देखिए, तो पहला विशेष समस्या नहीं है, पहला विशेषता है कि मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीवन यापन का मुख्य स्रोत है, इसलिए लोग इस पर डिपेंड है। दूसरा क्या है? इसका ग्रोथ लो है, बहुत अच्छा ग्रो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, टेक्नोलॉजी की कमी है, पैसे की कमी है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रहा है। लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, जो भी एग्रीकल्चर आज भी लेबर से, मशीन से काम ही नहीं होता है, सब आदमी से काम कराते हैं। अच्छा, लेबर से काम कराएगा तो खेती में, और मशीन से काम करेगा, कौन महंगा पड़ता है? लेबर वाला महंगा पड़ता है, मशीन वाला क्या होता है? सस्ता पड़ता है। आगे क्या है? लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटी, यहाँ फैसिलिटीज होना चाहिए, छूट गया, FACI। बोलता है कि सीमित सिंचाई साधन है, बोला सिंचाई का सुविधा और सिंचाई का साधन जो है वो सीमित है, लिमिटेड है। आगे क्या है? स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग, जो खेत हमारे यहाँ छोटे छोटे हैं, ये भी समस्या है खेती का। खेत छोटे छोटे रहेंगे तो क्या होगा? खेती हो ही नहीं पाएगा। तो छोटे छोटे खेत भी एक समस्या है। आगे लिखा है प्री डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप्स, बोलता है खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता। हमारे यहाँ जो भी लोग खेती पर निर्भर कर रहा है ना, खेती पर जो निर्भर है वो क्या कर रहा है जानते हैं? खाद्यान्न फसल का ज़्यादा यूज कर रहा है। यानी खाद्यान्न फसल का मतलब है कि खेती हो भी रही तो खाने वाले फसलों की खेती हो रही है। गांव में कितने लोग हैं जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं? कोई नहीं। सब देखो तो धान लगाया है, तो गेहूं लगाया है, तो आलू लगाया है, तो बस उतने लगाया है जिससे वो खाने का हो जाए। इसका मतलब है कि लोग क्या कर रहा है? प्री डोमिनेंस जो है पूरा का पूरा किस पर है? फूड ग्रेन्स पर। उतने खेती करेंगे जितना हम अपने खाने का हो जाए, बाकी बेचने वाला कोई करता ही नहीं। आपको बाजरे की खेती नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा सौंफ की खेती करते हुए नहीं मिलेगा आपको, अजवाइन की खेती करते हुए नहीं मिलेगा, जीरा की खेती करते हुए नहीं मिलेगा। तो बेचो सीधा, जीरा कितने खाएगा? बेचो जीरा की खेती। हल्दी का खेती करते हुए नहीं मिलेगा। क्या ये सब खेती नहीं होता है? अब आसमान से टपक जाता है, तो कोई तो खेती कर रहा है। हम लोग बस वही है जो हम लोग को खाने भर होता है, वो जो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर, जो परंपरागत पद्धति है। जमाने से हमारे पूर्वज लोग बताएं कि भैया धान लगाओ, गेहूं लगाओ, ठीक है, मक्का लगाओ, चना लगाओ, मसूर लगाओ, बस उतने, आलू लगाओ, उतने ही जानते हैं हम लोग। बाकी कभी एग्रीकल्चर के लिए कुछ नया चीज़ हम सोच नहीं पाए, जिसके कारण दिक्कत आता है। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम है। और क्या समस्या है? मार्केटिंग नहीं है हमारे पास, मार्केटिंग सरप्लस नहीं है। मार्केटिंग सरप्लस का मतलब है कि किसी किसान के पास उतना नहीं बच पाता है कि वो बेच सके, क्योंकि वो खेती का उतना ही करता है जितने में उसका खाने का हो जाए। तो ये समस्या है। और
हमारे किसान जो है वो छुपी हुई और मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं, यानी किसी मौसम में बहुत अच्छे रोजगार में रहते हैं जब वो खेती करते हैं, और कभी कभी वैसा मौसम आता है जहाँ पे खेती नहीं होता है तो वो बेरोजगार बैठे रह जाते हैं, उस समय कुछ काम नहीं कर पाते। कहीं कोई दिक्कत है? हरित क्रांति से क्या फायदा हुआ? हरित क्रांति, हरित क्रांति का मतलब था उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग, हाइब्रिड सीड्स इसको हम लोग बोलते हैं। ऊंची उपज देने वाले या अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग को हम लोग हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति के फादर किसको बोला जाता है? स्वामी एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन फादर हैं ग्रीन रिवोल्यूशन के, हरित क्रांति। और हरित क्रांति आया था दो फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, धान और गेहूँ। धान और गेहूं के फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। तो हरित क्रांति में देखिए क्या है, क्या क्या है? अधिक उपज देने वाले बीजों यानी हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया। रासायनिक खादों का अधिक उपयोग दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गोबर से प्रोडक्शन नहीं बढ़ता था। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाया गया कि कृषि क्षेत्र में यंत्र ज़्यादा इस्तेमाल होने चाहिए। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग खूब किया गया रगड़ के, ताकि कीट जो है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग इसलिए क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो मर जाए ताकि पौधा ग्रो कर पाए। कृषि शोध और वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। बहुफसली कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया गया कि बहुफसली लगाइए, बहुत सारे फसल लगाइए आप लगातार, नहीं तो एक पैटर्न था कि यही फसल लगाना, ऐसा नहीं। कृषि विपणन सुविधाओं का विस्तार किया गया कि कैसे हम अपना एग्रीकल्चर को मार्केट में लेकर आएंगे और बेच पाएंगे। उसके बाद कृषि वित्त, लोगों को कैसे पैसे की व्यवस्था हो पाएगी, कैसे उन लोगों को आसानी से लोन मिल पाएगा, इसकी व्यवस्था की गई। कृषि केंद्रों का विस्तार किया गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए, किसानों को ट्रेनिंग दिया गया, एजुकेशन दिया गया। और साथ ही साथ लैंड टेस्टिंग या सॉइल टेस्टिंग कराया गया। मिट्टी की जांच कराने के लिए सरकार ने केंद्र बना रखा है कि वहाँ पे फ्री में आपका मिट्टी का जांच होगा। साथ ही साथ सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर ज़्यादा काम किया गया। भूमि संरक्षण, वैसे भूमि को बचाना है जो नदियों के किनारे है और बाढ़ आने के बाद कटाई हो जाती है, तो वैसे भूमियों को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है। और ये डीवीसी भी इसमें काम बहुत करता है सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर। अगर आपके गाँव में कहीं भूमि संरक्षण हुआ होगा तो देखिएगा वहाँ डीवीसी का प्रोजेक्ट गया होगा। पूछिएगा कि ये जो बना हुआ है चेक डैम, और वहाँ से जो पूरा का पूरा पानी जाता है, ठीक है, नाले के जरिए, तो ये बनाया कौन? नहर जिसको हम लोग बोलते हैं, नहर के जरिए जाता है ना पानी, तो ये नहर बनाया कौन है? इतना बड़ा बड़ा नहर उसमें मिट्टी करके, तो देखिएगा पता चलेगा कि डीवीसी बनाया है। तो लगभग नहर जो है वो डीवीसी बनाया था। जैसे तिलैया डैम कौन बनाया? वो डैम कैसे बन गया अपने आप? जहाँ भी है, तिलैया डैम है, पंचेत डैम है, ठीक है, जितना पंचायत हो गया उसके धनबाद में मैथन डैम है, ये सब कौन बना रहा है? पतरातू डैम है, तो डैम अपने बन गया होगा। डैम बनाने का काम किसका था? ये सॉइल कंजर्वेशन था कि कैसे मिट्टी को कटाव होने से बचाएंगे। एक जगह डैम बना देंगे, वहाँ पे पानी स्टॉप कर देते तो मिट्टी कटेगा नहीं उस एरिया का, वहाँ मिट्टी बचेगा, तो वहाँ खेती आसानी से कर सकेंगे लोग। बात समझ गए? क्योंकि सोचिए जो पानी अगर ढाल का क्षेत्र है कहीं पे और पानी बहुत आता है तेजी से, तो इधर जितना फसल होगा सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि पानी तो फैल जाता है खेत में। तो हम पानी को वहाँ रोक देते हैं, तो रोकेंगे तो इधर का पूरा भूमि जो उपजाऊ हो जाएगा। और पानी को हम छोड़ेंगे, लेकिन नहर के जरिए छोड़ेंगे तो हर खेत तक पानी आसानी से पहुंचेगा। सॉइल कंजर्वेशन का वो काम है। बात समझ गए? नहीं तो छोड़ दीजिएगा, जो पानी आ रहा है वो सब फसल बर्बाद करेगा, सालों भर उसमें जो है कीचड़ रहेगा, तो सालों भर में कोई फसल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी को भेजना है, लेकिन पानी को तरीके से भेजना है, स्टॉप करके किनारे से एक जगह निकाल कर धीरे धीरे भेजेगा, तो सारा जगह इस एरिया का पूरा खेती लायक हो जाएगा। बात समझ गए? आगे क्या है? एडवांट बोलते हैं अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ? सबका उत्पादन बढ़ गया। देख लीजिए, कृषि उत्पादन बढ़ गया, कृषि की उत्पादकता बढ़ गया। उत्पादकता और उत्पादन में क्या अंतर है? प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन का मतलब होता है, ये खेत है, पहले खेत में 3 kg होता था लहसुन, अब इस खेत में, इसी खेत में, खेत यही है, अब 6 kg होने लगा। तो बताओ प्रोडक्शन कितना बढ़ा? 3 kg प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और इस खेत का प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि नहीं? प्रोडक्टिविटी का मतलब प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी। जो खेत पहले हमको 3 kg देता था, अब उसी खेत से हम 6 kg लेने लगे, तो उस खेत का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ना, तभी ना आउटपुट बढ़ेगा जी। तो जब तक आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगा तब तक प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? एक गाय पहले 10 लीटर दूध देती थी, अब उसको हम लोग दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अगर उस गाय का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उत्पादकता इसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा, तो दूध बढ़ जाएगा उसका। तो लोग क्या करता था प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, यानी गाय के अंदर एनर्जी डालने के लिए क्या करता था? घट्टा खिलाता था, गुड़ खिलाता था, किसी तरह इसका दूध बढ़े। आज हाइब्रिड्स हो गया है, गाय के अंदर ऐसे नस्लों को तैयार किया जा रहा है जो कि शरीर से भले कमजोर है लेकिन दूध तो ज़्यादा देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों चीज़ हुआ। उस गाय का प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तब आपका दूध का
प्रोडक्शन बढ़ा। जब तक उसका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ता तो दूध का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। तो अंतर है दोनों में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, रोजगार बढ़े, क्योंकि जब हाइब्रिड्स आया, ग्रीन रिवोल्यूशन आया, तो लोग क्या किया, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगा, खेती पर ज़्यादा डिपेंड होने लगा, तो रोजगार के साधन, एग्रीकल्चर सरप्लस हमारे यहाँ आने। पहले हमारे यहाँ खाने का नहीं होता था, दूसरे देश से खरीदना पड़ता था। आज हम लोग इस स्थिति में है कि हमारे पास अपना सरप्लस है। नहीं तो कोरोना जैसा हाल में समय में सरकार को दुनिया से खरीदना नहीं पड़ा चावल, अपने पास उतना चावल था कि हम लोगों को खिला पाए। देखिए फ्री में कितने लोगों को खिलाई सरकार, बात समझ गए। तो ये भी हमारे पास आगे क्या है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम लोग कर पा रहे हैं। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक वर्ड है। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन हिंदी में बोलते हैं। जो आज तक हम दुनिया से खरीदते आए थे, हम लोग इस पोजीशन में है कि अब हम उसको खरीदना बंद कर दिए, हम अपने यहाँ खुद प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। इसको बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बात समझ गए। जो चीज़ हम दुनिया से खरीदते आए थे आज तक कि हम हमारे यहाँ नहीं होता है, हम खुद अपना प्रोडक्शन करने लगे, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि अपने ऊपर डिपेंड हो गया, सेल्फ हम डिपेंडेंट। जैसे हम आज तक हमेशा सब्जी बाहर से खरीदते आए, लेकिन घर में छोटा सा जगह है, वहाँ पे हम लोग मिल के क्या किए, खेती किए और सब्जी का उत्पादन किया, और जितना सब्जी होता है अपने बगीचे से खाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ होगा, हम अपने ऊपर डिपेंड हो गए, हम बाहर वाले से के ऊपर निर्भर नहीं है। अब बाहर वाला आए ना आए मेरे बगीचे में, जब कोई मेहमान आएगा सब्जी हरा खिलाएंगे। और वैसे क्या होता था, मान लीजिए जब मेहमान आए उस समय सब्जी आपके यहाँ नहीं है, बाजार लगेगा कल, क्या कीजिएगा, ये आदमी कोई नहीं आया तो परेशानी होती थी कि नहीं। और जिसके जो जो सब्जी देता है, मान लीजिए गांव में 2-4 आदमी सब्जी देता है और उसी से झगड़ा कर बैठे हैं, तो बिना सब्जी के मर जाएगा। जैसे भारत के साथ होता था, हम लोग क्या है, अभी भी फाइटर जेट हम लोग बाहर से खरीदते हैं। जो युद्ध करने वाला जो फाइटर प्लेन होता है वो बाहर से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, रसिया से खरीदते हैं। अब मान लीजिए तीनों से उलझन हो गया, तब क्या करेंगे बताइए। अभी कच्चा तेल हम लोग कहाँ से खरीद रहे हैं, जो पेट्रोल डीजल आप बात कर रहे हो, कच्चा तेल कहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं, सऊदी अरेबिया से खरीद रहे हैं। अगर लड़ाई हो गया तो क्या होगा, उसी से जल लड़ गए। प्योर मुस्लिम कंट्री है, हम लोग हिंदू कंट्री है, अगर कहीं भी ऊंच नीच हो गया और पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे बताइए। अब वो लोग अटैक कर देगा तो हम क्या करेंगे, आप पानी डाल के जहाज उड़ाएंगे, जहाज में तो तेल चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे बताइए। जहाज खूब है, खड़ा है सब जहाज, पानी नहीं ना डालेंगे उसमें। ठीक है, एक दिन लड़ा देंगे, 1 महीना तक अगर युद्ध चला तो 1 महीना तक मेरे यहाँ तो हो सकता है तेल है। भारत में सब पेट्रोल पंप रोक देगा कि नहीं रोको, सब तेल इसमें डालेंगे, वैसे उसका अलग तेल आता है। लेकिन फिर भी मान लो ईंधन है, कि इतना ईंधन है कि 1 महीना तक फाइटर जेट उड़ सकता है, तो 1 महीना तक वो लोग युद्ध कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बोले आराम से उसको उड़ने दो, उसके बाद इसको देखते हैं कौन तेल देगा। और जब आपका तेल खत्म हो जाएगा तब अटैक इतना करेगा कि आप बर्बाद हो जाएगा। तो भारत को सोचना होगा ना कि हम अपने यहाँ भी तेल का उत्पादन करें। इसलिए भारत सरकार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण भारत के अंदर भी तेल खुजवा रही है कि कहीं तो मिले, तो मुंबई में मिला, समुद्र में तेल निकाल रही सरकार। और दूसरे जगह पे खुदाई का कार्यक्रम है कि अगर हमारे पास अपना तेल रहेगा ना तो वो डरेगा मेरे से, वो जहाँ तक ना रहे इसके पास अपना तेल है, उतना तेल है कि वो उड़ा देगा, वो 2-4 साल खींच लेगा तो इसको हिला नहीं सकता। तो जिसके यहाँ अपना सब कुछ रहता है ना उसको कोई हिला नहीं सकता, और जिसके यहाँ अपना कुछ नहीं है उसको सब कुछ हिला सकता, सब कोई हिला सकता है। इसलिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हम उस वस्तु का उत्पादन खुद करना चाहेंगे जो हम आज तक खरीदते आए थे। आगे क्या है, जैसे हम लोग देखिए अभी मोबाइल के क्षेत्र में कोई हम लोग के पास इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हालांकि 2 कंपनियां आई है देश के अंदर, लेकिन ठीक नहीं है, अच्छा स्थिति। अभी बताइए मोबाइल कंपनियां सारा मिल जाए बाहर का, जितना विदेशी कंपनी मिल जाए और बोले रेट डबल कर दो, क्या कर लोगे आप लोग, क्या कर लीजिएगा। मार्केट, मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे सरकार भी कुछ नहीं बोल सकती कि इतना रेट होना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी में सरकार नहीं बोलती, जो मार्केट पे रेट है मिलेगा लगेगा। अब बताइए क्या कर लीजिएगा। लेकिन जिस दिन भारत के अंदर मोबाइल बनने लगेगा तो भारत की कंपनियां तो कम करेगी ना, और जब कम करेगी तो लोग क्या करेगा, सीधा स्वदेशी का नारा लगाएगा कि देश के वाला अपनाओ और विदेशी भगाओ। उस दिन कंपनियां भाग जाएगी बाहर। तो जब तक अपने पास नहीं रहेगा आप क्या कीजिएगा, अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करी सरकार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप करे, हमारा जितना अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगा उतना फ़ायदा इंडस्ट्री डेवलप करेगा, और फार्मर को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। नुकसान हुआ है कुछ, क्या क्या नुकसान हुआ है ग्रीन रिवोल्यूशन का, इसका लिमिटेड एरिया तक एक्सपेंशन हुआ नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप में फैला नहीं है। दूसरा क्या है, एडवर्स इकोनॉमिक और सोशल इफेक्ट, और हमारा इकोनॉमी और सोशल सोसाइटी में इसका अलग प्रभाव पड़ा है। इकोनॉमी में ऐसा प्रभाव पड़ा है कि ज़्यादा करने के चक्कर में लोग नुकसान कर दे रहे हैं, ज़्यादा खाद डाल दे रहा है, जल जा रहा है फसल। और सोसाइटी में तो खैर मत पूछिए,
आज के समय में छोटा 10 साल का बच्चा का बाल पक रहा है और डायबिटीज हो जा रहा है, जो कि संभव नहीं था। तो ये सब मिलावट के कारण ही हो रहा है। ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जब जम के कर दे रहे हैं, ज़्यादा खाद डालिएगा वो भी केमिकल वाला, तो उसका असर तो हमारे शरीर पर पड़ेगा। लिमिटेड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लिमिटेड इंक्रीज होगा कि जैसे इस खेत में पहले मान लीजिए 3 kg का खेती होता था, अब खूब फर्टिलाइजर लगाएंगे, खूब सब खाद डालेंगे, बढ़िया करेंगे, तो लिमिटेड इंक्रीज होगा ना। ऐसा थोड़े कि यहाँ 3,000 क्विंटल निकाल देंगे आप, एक लिमिटेड होगा। तो बहुत खाद डालने से क्या लगता है, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक गाय है, उसको खूब खिला रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, खूब हाइब्रिड बना रहे हैं, 150 kg थोड़ी दूध देगी। एक लिमिट है ना उसका, उतना ही से दूध देगी, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकती है। उसके बाद क्या है, इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। हमारे पास अगर ज़्यादा होगा तो हम एग्रीकल्चर इनपुट एक्सपोर्ट करते, लेकिन हमारे पास अभी कम है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट। इसका मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बावजूद भी हम लोग को घट जा रहा है। अपने यहाँ चावल और दाल तो बाहर से खरीद के ला रहे हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन के आने से मशीन का प्रयोग बढ़ा, और जब मशीन का प्रयोग बढ़ा तो बेरोजगारी क्या हुई, बढ़ गई। मशीन का प्रयोग बढ़ेगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि रोजगार के साधन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कोई दिक्कत है। हरित क्रांति की सफलता के लिए आप क्या सुझाव देंगे, तो ये 5 सुझाव है। लेकिन भारत में खेती की समस्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला प्राकृतिक समस्या है, जिसमें वर्षा की अनिश्चितता। क्या लगता है, भारत के किसानों को ये समस्या है कि वर्षा कब होगी, पानी कब मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर निश्चित होता तो फिर खेती जबरदस्त होती। और दूसरा है लैंड इरेजन, भूमि क्षरण, भूमि कटते चला जा रहा है, ये भी कैसी खेती की समस्या है। प्राकृतिक प्रकोप भी खेती की समस्या है। टेक्नोलॉजी पुराना है, वो भी खेती की समस्या है। अच्छे बीज नहीं है, वो भी खेती की समस्या है। अपर्याप्त सिंचाई के सुविधाएं नहीं, वो भी खेती की समस्या है। परंपरागत फसल चक्र है, ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न, कि भैया इसके बाद ये लगाएंगे, इसके बाद ये लगाएंगे, एकदम परंपरागत चल रहा है, चेंज नहीं करता है। और क्या है, तो लोन नहीं मिलता है, डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम है, ठीक है। भू धारण प्रणाली सही नहीं है, सही से आदमी को जमीन नहीं बढ़िया से बटा है। आप देख लीजिएगा, अगर सही से गांव में ज़मीन बंटवारा करना हो तो ज़मीन नहीं बटाए सही से, सारे लोगों का ज़मीन उलझा हुआ है। अगर एक बार कहीं पेपर निकालोगे ना तो पूरा गांव उलझ जाएगा एक दूसरे से। इसलिए वहाँ सब आदमी, गांव का होशियार आदमी यही होता है, जो होशियार होता है ये बात बोलता है, चुप रहो, जैसे चल रहा है चलने दो। क्योंकि जब अंग्रेज, जब हम लोगों को लिख रहे थे, लिख देते ना तो लिखे हुए नहीं किया, अदलेन बदलेन चल गया। तो भाई बदलेन में है तो भैया तो लिखा हुआ नहीं है। अब जो आदमी बोलता है ना, अब ये रोड पर हमारे अच्छा, होशियार आदमी पहले कहाँ बदलता था बताइए तो। पहले जो होशियार आदमी होता था वो क्या करता था, पहले जो होशियार आदमी रोड के किनारे वाला जमीन किसी को देता था और नदी किनारे वाला लेता था, कि जब ये वाला ले लो और वो वाला हमको दे दो। और जो बेवकूफ़ होता होगा बोलता ठीक है ले लो, जाओ ले लो, है नहीं, दबाव बना के जैसे भी। हम नदी के किनारे, इधर नदी है या तालाब है एकदम बीच में खेत में, तो इधर खेत वाला जमीन लिया होशियार आदमी, और उस समय का बेवकूफ़ था जिसको रोडवा पर दे दिया कि जाने दो इसका गाय चरेगा, ये खेती होगा जी रोड पर के किनारे। अब वो बेवकूफ़ आदमी हो गया होशियार, क्योंकि रोड पर का जमीन अब क्या हुआ, महंगा हो गया, अरे हो गया बेवकूफ़। समझ गए। अब इसका बेटा लोग क्या किया, बोला ना इससे नहीं चलेगा, जमीन तो ये तुम्हारा है जी, मेरा ये है, हम इसमें चढ़ेंगे, चाहे जो करना कर लो, ये मेरा जमीन है, हमारा लिखा हुआ है। अब बताओ, तो ये इसका इसका बाल बच्चा लोग क्या बोलेगा कि पहले तुम्हारे दादा परदादा उसमें भी मजा ले लिए उधर खेती करके, और अब जब रेट बढ़ा तो फिर यहाँ मजा लेने तुम आए हो। गर्दन काट देंगे अगर चढ़ेगा तो। बदलेन है तो बदलेन है, उलझता है कि नहीं उलझता है। ये भी समस्या हमारे डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम है, जमीन सही से बंटवारा नहीं हुआ है, जो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। और उसके बाद सब डिवीजन देखो, फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा होता है, छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है खेत, उसके कारण दिक्कत होता है। और इकोनॉमी, पैसे की समस्या है, अच्छे उधार नहीं मिल पाता है, अच्छा एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं हो पाता है, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है लगातार, इसके कारण भी मैं दिक्कत है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं भारत में खेती की। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, ज़्यादा प्रेशर पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर है। धार्मिक और सामाजिक कारण है, कृषि अनुसंधान की जानकारी ना होना, बहुत लोगों को एग्रीकल्चर रिसर्च की जानकारी नहीं, इसके कारण दिक्कत है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और इस समस्याओं का निवारण करने के लिए सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, तो ये सारे कदम है सर, जस्ट उसका उल्टा, जो वहाँ समस्या था उसका निवारण करना होगा। खेती, अगर ज़मीन सही नहीं है तो ज़मीन को सुधारना पड़ेगा, अगर लोन ठीक से नहीं दिया गया तो लोन को ठीक करना पड़ेगा। तो सारी सुविधाएं यहाँ डेवलप करनी पड़ेगी। तो जो ऊपर में जैसे बीज खराब था तो यहाँ देखो हाइब्रिड सीड्स को ठीक करना पड़ेगा, वहाँ फर्टिलाइजर्स कम थे, यहाँ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा, इरीगेशन फैसिलिटी खराब था तो ठीक करना होगा। तो जो समस्याएं थी उसको सब सॉल्व कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर का समस्या क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो पढ़ा जा सकता है इसको, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए। विनोबा भावे,
विनोबा भावे के बोल रहा है जीवन दर्शन के बारे में लिखे। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। विनोबा भावे कहाँ के थे और ये कैसे विनोबा भावे के नाम पर झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया? तो विनोबा भावे का मेन नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे। विनायक नरहरि भावे मूल नाम वही था। और 15 नवंबर 1982 को पनवार वर्धा में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को। और ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं, आध्यात्मिक शिष्य के रूप में इनको जाना जाता है। यानी महात्मा गांधी के साथ रहे, महात्मा गांधी के की तरह अपने आप को बनाने का प्रयास किया और महात्मा गांधी के बाद तक, मौलाना महात्मा गांधी के बाद तक ये व्यक्ति महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते रहे। अहिंसा परमो धर्मा इनका भी है ना मूल मंत्र था। इनका पूरा डिटेल देख लीजिए यहाँ पे है। बोलता है नाम विनोबा भावे, जन्म का स्थान 11 सितंबर 1895 महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड़ गांव में। शिक्षा महाराज सायाजी गायकवाड़ विश्वविद्यालय से। पुरस्कार क्या मिला? भारत रत्न मिला 1983 में। अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में मिला। माता पिता का नाम नरहरि शंभू राव और रुक्मिणी देवी। प्रसिद्ध ये कैसे हो गए? तो भूदान आंदोलन से प्रसिद्ध हो गए। भूदान, वैसे लोगों को भूमि दान करना। ये क्या किए? जो राजा महाराजा थे उनसे भूमि मांगते थे कि हमको गिफ्ट में दो भूमि। अभी जाते थे, इतने बड़े है ना संत हैं और महात्मा गांधी के अनुयायी माना जाता था कि महात्मा गांधी के बाद उनका जो है काम यही कर रहे हैं। तो बड़े बड़े राजाओं को बात चाहते थे कि हमको अगर कुछ देना चाहते तो हमको कुछ ज़मीन दे दीजिए। और ज़मीन लोगों से लेके और उन लोगों को ये दान दे देते थे जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी। उसको बोलते हैं भूदान, भूदान आंदोलन। ठीक है, और उसी से ये फेमस हुए। इनका मेन काम था, भूदान आंदोलन के कारण ही फेमस हो गए। बात समझ गए? स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षा में भी इनका योगदान रहा। और जाति और धर्म के हिसाब से देखें तो जाति ब्राह्मण और धर्म कौन सा है? हिंदू। मृत्यु का स्थान और समय 15 नवंबर 1982 में पनवार वर्धा में, यानी जहाँ गांव था वहीं पे मरे। ये पूरा फिर दिया हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका देखिए यहाँ रखे, विनोबा भावे और भूदान आंदोलन। बोलता है कहानी सन 1958 की है, जब तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के हरिजनों ने विनोबा भावे से अपने जीवन यापन के लिए 80 एकड़ भूमि देने का अनुरोध किया था। तब आचार्य विनोबा भावे ने जमींदारों से आगे आकर गरीबों को भूमि दान करने के लिए कहा और इसे भूदान आंदोलन के नाम से जाना गया कि वैसे लोगों को भूमि दीजिए जो कम से कम कुछ नहीं जिसके पास, वो कैसे जिएगा, कैसे खाएगा। इसी से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। भूदान का अर्थ होता है भूमि को उपहार में दे देना। उन्होंने इस आंदोलन में 44 लाख एकड़ भूमि दान में ली और उससे लगभग 13 लाख परिवारों की मदद हुई। इस भूदान आंदोलन में उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और बहुत लोगों का अभी भी भूदान वाला मिला हुआ, भूमि दान वाला। पुराने ज़माने में अगर बात करेंगे तो बहुत लोग भूमि दान किया था। आप भी अपने अगर हिस्ट्री में देखें, मतलब 34 पीढ़ी पीछे चले जाएं, 4 पीढ़ी पीछे चले जाएंगे कि दादाजी के दादाजी के दादाजी में, तो तय मानिएगा भूमि दान जरूर दिया गया होगा, अगर ज़मीन आपका अपना होगा तो। और या तो मिला होगा दान में ज़मीन। बहुत लोग बोलता है अरे ये तो मेरा पूरा ज़मीन में, गाँव जो बसा हुआ है ना मेरे ज़मीन पर है। वो तो हमारा पूर्वज दे दिया दान में। दान मतलब वही भूदान के समय कि जाओ तुम लोग बस जाओ। तो बहुत लोगों को ज़मीनें दान में दी गई कि जाओ बस जाओ, अपने पास इतना ज़मीन है, क्या करेंगे, तुम भी जाओ खेती करो। क्योंकि उसमें लोग खेती कर कहाँ पाता था, सारे खेत में कौन खेती करेगा। बात समझ गए? अच्छा, 1947 से पहले क्या लगता है किसी का ज़मीन अपना था? कोई ज़मीन खाली है, किसी में कहीं भी खेती कर लो, कोई अपना ज़मीन ही नहीं था, खाली है, बस आइए अपना कहीं भी खेती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये तो 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए तब टेंशन हुआ कि ज़मीन अपना है। बात समझ गए? तो उस समय जमींदार लोग तेज थे, ज़मीनों को अपना पास रखे, क्योंकि वो मालूम था ज़मीन अगर अपने पास है तो सब कुछ अपने पास है। बाकी लोगों को कोई लेना देना, बस ज़िंदगी चल रही थी। राजा प्रथा था, सिस्टम था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, राज साम्राज्य था। तो ये पूरा विनोबा भावे का है। विनोबा भावे को मरने के बाद 1983 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का समर्थन किया था। और विनोबा भावे का प्रमुख साहित्यिक रचनाओं में स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन और तीसरी शक्ति, ये बहुत फेमस इनकी किताबें हैं। और बोलता है गौ हत्या के प्रबल विरोधी रहे हैं और इन्होंने इसके ना रुकने के लिए उपवास प्रण भी लिया था। और साबरमती आश्रम में विनोबा भावे जिस ट्री में रहते थे उनका नाम विनोबा भावे कुटीर रखा गया है, साबरमती आश्रम में, जब वो गांधी जी के साथ रहते थे। तो ये हम लोगों का पूरा सेट 1 कंप्लीट हुआ। हालांकि ये सेट जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर था।
आप लोगों को हम इस साल के जो का पैटर्न है उसके आधार पर इसको बना के देंगे, और तब आपके पास मज़ेदार रहेगा, और तब हम लोगों को लेक्चर भी करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि नए पैटर्न के हिसाब से इस बार तैयारी होनी चाहिए। तो कोशिश हम लोगों का है कि नए पैटर्न के हिसाब से आपके पास 4 से 5 सेट हम लोग दे दें अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन उससे बाहर जाने का कोई चांस नहीं हो सकता। सारा का सारा उसी में से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू इसको पढ़िए, ये आपके लिए अच्छी बात है। बंद करो।